जय हिंद साथियों। हम कक्षा 10 की पुस्तक पढ़ रहे थे, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। तो हम लोग पिछले वीडियो में हमने तुंगा के युद्ध की बात करी थी और हमने पढ़ा था जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष किस तरह हुआ था और लास्ट में कौन विजय हुआ, किस तरह मराठों का नरसंहार किया था प्रताप सिंह ने। वो ये भी हमने जिक्र किया था, माधो सिंह ने किया था नरसंहार और प्रताप सिंह तो तुंगा के युद्ध के टाइम था। तो आज हम कृष्ण कुमारी विवाद जो था इसके बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपना बात शुरू करूंगा कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो अपने पंखों पर यानी अपना हौसला बनाए रखो और आप जिस एग्जाम भी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधी जीत तो आप कॉन्फिडेंस से ही जीत जाओगे। ठीक है साथियों, तो शुरू कर रहे हैं अब हम कृष्णा कुमारी विवाद। ये क्या था, लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे कि मेवाड़ की राजकुमारी। सबसे पहले कृष्ण कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मेवाड़ की राजकुमारी, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब पहला क्वेश्चन बनेगा, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? ये मेवाड़ की राजकुमारी थी। और ये विवाद किस लिए हुआ? विवाह को लेकर। किसके मध्य? जयपुर का शासक था जगत सिंह और जोधपुर का शासक था मान सिंह। जयपुर का जगत सिंह और जोधपुर का मान सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद किन दो शासकों के मध्य हुआ? तो जगत सिंह और मान सिंह। जगत सिंह तो जयपुर का था और जोधपुर का मान सिंह था। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि कृष्णा कुमारी कौन थी? मेवाड़ का जो महाराणा था भीम सिंह, उसकी क्या थी? पुत्री थी। तो कृष्ण कुमारी किसकी पुत्री? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री। राजकुमारी मेवाड़ की है, शासक भीम सिंह थे, उनकी पुत्र थी। विवाद जगत सिंह जयपुर, मान सिंह जोधपुर के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था। आप देखो आगे क्या कह रहा है कि जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुई, किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी थी, जिसकी सगाई मारवाड़ का कौन था? भीम सिंह था। इनके साथ तय हो गई, लेकिन क्या हुआ? भीम सिंह की मृत्यु हो गई शादी से पहले ही। ठीक है, भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्ण कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। तो क्या हुआ भाई? पति की मृत्यु हो गई शादी से पहले, तो बेटी है तो कहीं और रिश्ता तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने भीम सिंह ने इनकी सगाई कहाँ कर दी? इनकी सगाई जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ कर दी। पहले देखो दोनों भीम सिंह, ससुर भी भीम सिंह और इनका जमाई भी भीम सिंह, लेकिन उन भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और इनका रिश्ता जयपुर वाले जगत सिंह के साथ तय कर दिया जाता है। इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना। और जो मारवाड़ का नया शासक बना कौन? मान सिंह, उन्होंने अपमान माना। मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय किया। क्यों आक्रमण किया? क्योंकि भी आपने रिश्ता वहां क्यों कर दिया? अपना अपमान समझ लिया मान सिंह ने। और क्या करा? मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय कर दिया। इस घटना के कारण एक बार पुनः मराठों एवं अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह भी पूछा जा सकता है कि किस घटना से मराठों और अमीन खां पिंडारी को मेवाड़ मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में प्रवेश करने का या हस्तक्षेप करने का अवसर मिला? तो कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। ठीक है, मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीन खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। अमीन खां पिंडारी ने किसका पक्ष लिया? मान सिंह। मान सिंह कौन सा? जोधपुर का, यानी मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए मेवाड़ में क्या डाल दिया? डेरा डाल दिया। अमीर खां पिंडारी ने कृष्ण कुमारी की शादी मान सिंह से करने या कृष्ण कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा। और इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा? अमीन खां पिंडारी ने भीम सिंह से कि या तो इनकी शादी आप जोधपुर के शासक मान सिंह से करवा दो या फिर इसकी हत्या कर दो। ये प्रस्ताव किसने रखा? अमीन खां पिंडारी ने रखा। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। और क्या धमकी दी? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को, अगर आप दोनों में से एक बात नहीं मानते हो तो हम मेवाड़ को तहस नहस कर देंगे, मेवाड़ को उजाड़ देंगे। अंत में 21 जुलाई 1810 को, डेट ध्यान में रखना, 21 जुलाई 1810 को कृष्ण कुमारी के जीवन की समाप्ति के साथ इस विवाद का पटाक्षेप हो गया। राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप का ये काला अध्याय था।
ठीक है। तो कुल मिला के जहर दे दिया इस कृष्ण कुमारी को और इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। और अमीन खां पिंडारी ने ये सुझाव दिया था, इनके दबाव में आकर ऐसा किया और ये एक बुरी घटना मानी जाती है राजस्थान के इतिहास में। तो कुल मिला के आपको ध्यान में रखना है, मेवाड़ की राजकुमारी कौन थी, कृष्ण कुमारी, पिता थे भीम सिंह। और इन्होंने इनकी सगाई जोधपुर के शासक भीम सिंह के साथ करी, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई भीम सिंह की। तो इन्होंने क्या करा, भीम सिंह जी ने जयपुर के जगत सिंह थे उनके साथ इनका नया रिश्ता तय कर दिया, जिससे जोधपुर वाले मान सिंह नाराज हो गए। नाराज हुए तो उन्होंने युद्ध करने का निश्चय कर लिया। तो मराठों और अमीन खां भंडारी को हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। तो मान सिंह की तरफ से अमीन खां भंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया और धमकी दी, या तो इनकी शादी मान सिंह से करो या फिर क्या करो, उसे जहर दे दो। तो इसे जहर दे दिया, किसको, कृष्ण कुमारी को। और ये काला अध्याय माना जाता है मराठों के हस्तक्षेप का। ठीक है साथियों, तो ये कृष्ण कुमारी से संबंधित विवाद था और यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे हम पढ़ रहे हैं जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष तो होगा जहां दो महत्वाकांक्षी शासक होंगे। तो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई और वे कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई बख्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। यहाँ क्या है कि जोधपुर का महाराजा कौन था, अभय सिंह। कौन था, अभय सिंह। इनका भाई कौन था, बख्त सिंह, जो अभय सिंह को हटाकर खुद शासक बनना चाहता था। आगे देखो, जून 1749 में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह गद्दी पर बैठा। यानी 1749 में अभय सिंह की क्या होगी, मृत्यु होगी। तो उनका पुत्र कौन था, राम सिंह, जो जोधपुर की गद्दी पर बैठा। और नवंबर 1750 ईस्वी में बख्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर जोधपुर की गद्दी हथिया ली। ये तो मौके का इंतजार कर रहा था, ठीक है ना, बख्त सिंह। तो बाद में क्या हुआ, राम सिंह जब गद्दी पर बैठा, अभय सिंह का पुत्र, तो उन्होंने इसको हराकर गद्दी हथिया ली। किसने, बख्त सिंह ने। राम सिंह भागकर कहाँ आ गया, जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। पूछ लेंगे कि वो जब बख्त सिंह से राम सिंह हरा, परास्त हुआ, तो उसने शरण कहाँ ली, उसने जयपुर में आ गया और माधो सिंह से शरण प्राप्त करी और मराठों से हेल्प करने की सहायता प्रयास करने लगा, कैसे भी मराठों की हेल्प मिल जाए और मुझे अपनी गद्दी वापस मिल जाए। देखो वापस देखो, जोधपुर का महाराजा अभय सिंह था, उसका भाई बख्त सिंह था। ये इसको हटाकर खुद बैठना चाहता था, लेकिन अभय सिंह के रहते हुए इसकी दाल गली नहीं। जब अभय सिंह की मृत्यु हो जाती है 1749 में, राम सिंह गद्दी पर बैठता है, तो ये राम सिंह पर हमला कर देता है और जोधपुर की गद्दी हत्या लेता है। और राम सिंह यहाँ से भागकर जयपुर के माधो सिंह के पास शरण लेता है और मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगता है। 1752 में जब भगत सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया। अब अभय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा है, ये भगत सिंह, लेकिन ये सहायता प्राप्त करने की कोशिश कौन कर रहा, राम सिंह। लेकिन जब 1752 में भगत सिंह ने कहां पर अधिकार करा, अजमेर पर अधिकार कर लिया, तब मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। अब इनको अच्छा मौका मिला कि अब हम हमला करेंगे अभय सिंह पर, क्योंकि मराठे अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। 21 सितंबर 1752 को भगत सिंह की मृत्यु हो गई। और 21 सितंबर 1752 को किसकी मृत्यु हो गई, भगत सिंह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। अब इसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठता है और उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। राम सिंह अभी भी कोशिश कर रहा है कि मुझे कैसे भी मराठों की हेल्प मिल जाए और मैं जोधपुर की गद्दी पर बैठ जाऊं। अतः जून 1753 में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुणे जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयपाल सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा। तो वो मौका इसको मिल गया। जून 1753 में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुणे जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए किसको भेजा, जोधपुर, जयपाल सिंधिया को भेजा। ये नाम इंपॉर्टेंट है और आपको याद में रखना है, ठीक है। आक्रमण करने भेजा। 15 सितंबर 1753 को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। दोनों पक्ष यानी विजय सिंह और जो जयपाल सिंधिया, इन दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। देखो अब ये जो भगत सिंह का पुत्र है विजय सिंह, ये भागकर कहाँ चला गया, नागौर चला गया और इसमें नागौर में जाकर शरण ली। वैसे ही माधो सिंह के पास शरण ली थी, किसने, बताओ कमेंट करके, राम सिंह ने, ठीक है। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में न था, वह संधि करने को विवश हो गया। फरवरी 1756 में इनके बीच संधि हुई। मतलब कुल मिला के विजय सिंह मराठों से हमला करने की स्थिति में नहीं था, तो इसको फरवरी 1756 में संधि करनी पड़ी। और संधि की शर्तें क्या थी, ये शर्तें पूछी जाती है कि विजय सिंह जो जोधपुर का शासक था, उसके और मराठों के मध्य क्या संधि हुई थी।
दो संधि की शर्तें आपको ध्यान में रखनी। पहली शर्त क्या है? अजमेर के गढ़ बेटली मराठों के अधिकार में रहेंगे। पहली शर्त क्या है? अजमेर और गढ़ बेटली जो तारागढ़ दुर्ग है वो तो मराठों के अधिकार में रहेंगे। जालोर सहित आधा मारवाड़ जिसमें सांबर, मारवोट, सोजत, परबतसर, केकड़ी 84 गांव सम्मिलित है पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया। जोधपुर, नागौर, मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। यानी आधा राम सिंह को दे दिया, आधा खुद ने ले लिया। और अजमेर किसको दे दिया? मराठों को। अगली शर्त है विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया। इसमें 25 लाख प्रथम वर्ष और शेष राशि आगामी 2 किस्तों में देनी होगी। तीसरी शर्त क्या थी? विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए किसको? मराठों को देना स्वीकार किया। 25 लाख तो 1 साल में और शेष 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी है, यानी 12.5 लाख 2 साल में इनको देने हैं। अगली शर्त राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया और मराठों ने राम सिंह की हेल्प करी तो राम सिंह ने मराठों को 5 लाख रुपए दिए। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा और हर सालाना जोधपुर राज्य मराठों को कर के रूप में, टैक्स के रूप में जोधपुर को मराठों को देना होगा। अगला, राम सिंह और विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। और क्या कह रहे हैं? अगर राम सिंह विजय सिंह की सीमा पर आक्रमण करता है तो विजय सिंह सैनिक कार्यवाही कर सकता है, वो आजाद है। ठीक है, तो ये था साथियों जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। वापस बता दूं आपको, जोधपुर का राजा था अभय सिंह और उसका भाई था भक्त सिंह। इसको हराकर ये खुद गद्दी पर बैठना चाहता था भक्त सिंह, लेकिन अभय सिंह के चलते इसकी दाल ना गली। ठीक है, तो अभय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा शासक बनता है राम सिंह। इसको ये 1750 में हरा देता है और राम सिंह जयपुर चला जाता है, माधो सिंह के पास शरण लेता है। ठीक है, कि 1752 में ये भक्त सिंह अजमेर पर अधिकार कर लेता है जिस पर मराठे खुद अधिकार करना चाहते थे। इन्हें एक अच्छा मौका मिल गया कि अब हम हमला करेंगे मारवाड़ पर। और इधर ये राम सिंह हेल्प की कोशिश कर ही रहा है। बाद में क्या हुआ? 1753 में रघुनाथ राव ने राम सिंह, मतलब बाद में भक्त सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनका पुत्र विजय सिंह शासक बनता है। और रघुनाथ राव जून 1753 में राम सिंह को गद्दी पर बैठाने के लिए जयपा सिंधिया को जोधपुर भेजता है। 15 सितंबर 1753 को दोनों पक्षों में भीषण युद्ध होता है जिसमें विजय सिंह भागकर नागौर के दुर्ग में शरण लेता है। बाद में उसे पता चल जाता है कि मैं मराठों से नहीं लड़ सकता हूँ, तो संधि हो जाती है। संधि की शर्तें हमने पढ़ी है, ये शर्तें आपको ध्यान में रखनी है। तो साथियों, ये हमने पाठ पढ़ा, अच्छा पाठ है और यहाँ से मेरे हिसाब से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट में कुछ पंक्तियां पढ़ लेते हैं कि राजस्थान के उपर्युक्त राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूट मार से बचे रहे। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। खाली बीकानेर और जैसलमेर 2 राज्य ही बचे जहां पर मराठों ने लूटमार नहीं की। से संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। मतलब बीकानेर और जैसलमेर को छोड़कर सब जगह मराठों का अधिकार स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटपाट आरंभ कर दिया। अब कह रहे हैं बाद में पिंडारियों ने भी लूटमार शुरू कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न न रहे। अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई। ठीक है साथियों, ये अच्छा लेसन था, हमने टुकड़ों में पढ़ा, काफी टाइम लगा इसको पढ़ने में, लेकिन इस पार्ट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और ये किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कक्षा 10 की, कक्षा 7, 8, 9 ये सारी किताबें आपको पढ़नी है और आपको निरंतर प्रयास करना है। कहते हैं ना, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी लोग आपको अटेंशन देंगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो लोग, कोई आपको नहीं पूछेगा, कोई आपको नहीं जानेगा। तो कुल मिला के पहचान छोटी भी हो लेकिन खुद की होनी चाहिए। वो खुद की कब बनेगी? जब आप सफल हो जाओगे। और आप जब सफल हो जाओगे तो आपके पिताजी को आपके नाम से जानेंगे कि उसके पिताजी जा रहे हैं, ये उसके पिताजी हैं। तो मेरे नजर में सफलता वही है कि आपके पापा को आपके नाम से लोग जानने लगे, तब आप बहुत ज्यादा सफल हो। ठीक है साथियों, तो हमने ये पाठ पढ़ा, कुछ क्वेश्चन है ये भी हम देख लेते हैं एक बार। अच्छे क्वेश्चन है, आराम से आप जवाब दे दोगे इसके। तो बताओ, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर में है क्या या जयपुर में? गंगानगर, हनुमानगढ़। तो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में कालीबंगा स्थित है। आगे देखो, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? किसने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई? बरनी, खुसरो, चंद्रशेखर, चंद्रबरदाई। किसने कहा था? चंद्रबरदाई ने कहा था। इनका ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। कौन सा? पृथ्वीराज रासो।
अगला, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? ये तो सबको आना चाहिए। किसकी थी? सांगा की या राज सिंह की? मान सिंह, मेरे हिसाब से राज सिंह सही है। ना ना ना, ये रतन सिंह की पत्नी थी। किसकी थी? रतन सिंह की पत्नी थी, और जो रावल शाखा का अंतिम शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया? 1181, 1191, 1192, 1182। तो 1191 में तो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, हमने पढ़ा ही था। और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। और चंदेल शासक परमर्दी देव को 1182 में परास्त किया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। ये आपको मेरे हिसाब से पता होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है। ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, मेरे हिसाब से आप अच्छे से बता पाओगे। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? बताओ। मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर। तो किस राज्य की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी? तो किसकी थी? मेवाड़ की। हमने भी पढ़ा, मेवाड़ के राजा भीम सिंह की पुत्री थी। किसकी थी? मेवाड़ के शासक भीम सिंह की ये पुत्र थी। इसने सगाई करी थी मारवाड़ के भीम सिंह के साथ, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और नया शासक मान सिंह बनता है। और इससे पहले ये सगाई कर देते हैं जयपुर के जगत सिंह के साथ। दोनों के मध्य की स्थिति हो जाती है, लेकिन अमीन खां पिंडारी सुझाव देता है, या तो इसकी शादी जो मारवाड़ के मान सिंह से करवा दो, या फिर इसकी हत्या करवा दो। तो लास्ट में जहर देकर इसकी हत्या हो जाती है, ऐसा पढ़ा है कई जगह और लिखा हुआ भी है, शायद आपने भी पढ़ा होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में तथा किस नदी के किनारे स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। तो गणेश्वर पहले तो नीम का थाने में एक बार चली गई थी, लेकिन अब नीम का थाना जिला खत्म हो गया, तो ये सीकर जिले में। किस जिले में? सीकर जिले में है। और किस नदी के किनारे बताओ? तो ये कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। आगे, राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारी किसने स्वीकार किया? बताओ। किसने किया? जेम्स टोड और विंसेंट स्मिथ। इन्होंने क्या माना? शक, कुषाण और हुणों की संतान माना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के 4 उत्तर पाषाणकालीन स्थलों के नाम हमने पढ़ा है। बागोर है, तिलवाड़ा है, जोधपुरा है, सुनारी है। ठीक है। अगला, महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? तो राजा विराट मत्स्य जनपद के शासक थे। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह था, जो रावल शाखा का अंतिम शासक भी माना जाता है। राणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? बताओ। राणा सांगा की समाधि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। दिवेर का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया? अच्छा क्वेश्चन है। अक्टूबर 1582 में महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार था सुल्तान खां, इनके मध्य लड़ा, जिसे कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन भी कहा था। यह आपको ध्यान में रखना है। ये रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उमादे, जो राव मालदेव की पत्नी थी उमादे, वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ये जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी और मालदेव की पत्नी थी, जो तारागढ़ में रूढ़ कर रही थी। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। राठौड़ वंश, राठौड़ का कौन है? राव, सिया, चौहान, वासुदेव, जाट, चूड़ामन, कच्छावा, दुल्हे राय। ठीक है साथियों, हमने ये लेसन पूरा पढ़ा और कोशिश करी है कि कोई भी चीज आपसे छूटे नहीं। और मेरे हिसाब से अगर आप ये लेसन पढ़ते हो अच्छे से, तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मैं अब कुछ लाइनों के साथ अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। खुद को इतना काबिल बनाओ कि पाने वालों को कदर हो और खोने वालों को अफसोस। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।